सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। मुख्य सचिव ने इंटर मॉडल रेलवे स्टेशन तथा रोपवे परियोजना का किया स्थलीय निरीक्षण। उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य के तहत ग्रीन ऊर्जा पर पीएम मोदी ने देश भर के लाभार्थियों से की बात। काशी के लाभार्थी प्रमिला देवी से भी की बात। एटीएम बदलकर गाढ़ी कमाई पर हाथ मारने वाले 2 जालसाज गिरफ्तार। बुजुर्गों और कम पढ़े लिखे लोगों को बनाते थे निशाना। और बीजेपी सांसद बीपी सरोज पहुंचे वाराणसी। सुबह सपा और सपा के बीच चल रही तनातनी पर कसा तंज। और अब समाचार विस्तार से। शनिवार को कमिश्नरी ऑडिटोरियम में उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य कार्यक्रम का भव्य समापन हुआ। देश भर में बिजली महोत्सव के अंतर्गत 25 जुलाई से चल रहे उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य कार्यक्रमों की तर्ज पर वाराणसी में सफल आयोजन के उपरांत शनिवार को कमिश्नरी ऑडिटोरियम सभागार में आयोजित भव्य समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य समारोह की झलकियां प्रस्तुत की गईं। तत्पश्चात प्रधानमंत्री द्वारा रिवैम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम एवं नेशनल सोलर रूफ टॉप पोर्टल का शुभारंभ किया गया। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री द्वारा एनटीपीसी के हरित ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में देश के सर्वांगीण विकास हेतु विद्युत की उपलब्धता को विकास का महत्वपूर्ण कारक बताया एवं संबोधन में कहा कि 2047 तक भारत ऊर्जा के क्षेत्र में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होगा। प्रधानमंत्री द्वारा विद्युत वितरण व्यवस्था में सुधार हेतु रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम की महत्ता एवं आवश्यकता को भी बताया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा विद्युत वितरण में सुधार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु चलाई गई योजनाओं के लाभार्थियों से वार्ता के क्रम में वाराणसी के सिकरौल निवासी प्रमिला देवी से संवाद किया गया। संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने काशी की परंपरानुसार हर हर महादेव को उद्घोषित किया व सावन पर बाबा के आशीर्वाद की कामना की। उन्होंने प्रमिला देवी से योगी सरकार आने के पहले बिजली उपलब्धता के बारे में भी पूछा, जिस पर उन्होंने बताया कि वर्तमान में ज़्यादा बिजली उपलब्धता हो रही है। समारोह के दौरान मुख्य अतिथि केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे व सांसद मछली शहर बीपी सरोज एवं सांसद चंदौली, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, महापौर मृदुला जायसवाल, विधायक अजगरा त्रिभुवन राम, विधायक पिंडरा डॉक्टर अवधेश सिंह, विधायक कैंट सौरभ श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा, महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय उपस्थित थे। समारोह में कमिश्नर दीपक अग्रवाल, जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा, अधिशासी निदेशक आरईसी नई दिल्ली डॉक्टर काजल, प्रबंध निदेशक पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड विद्याभूषण, मुख्य महाप्रबंधक टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड एवं स्टेट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर पीके नैथानी एवं डिस्कॉम के अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं जनसामान्य उपस्थित थे। प्रधानमंत्री जी से बात हुआ, मैं बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया कि नहीं किया। उसने मैंने बोला मैंने कल दर्शन करूंगा, उनके लिए दुआ कामना मांगूंगा। और बिजली के लिए पूछे हैं। बिजली हम लोग का द्वार पर एक खंभा था जिसमें बहुत ज़्यादा तार फैला हुआ था, जिससे हम लोग का खतरा बना रहता था। अब वो अंडरग्राउंड हो गया है, इसलिए हम लोग का बिजली के खतरा सुधार हुआ है। वो प्रधानमंत्री के आने के बाद तो किस तरह सुधार देख रही, कितना बढ़िया बिजली मिल रहा है। पहले से बहुत बेहतर बिजली मिल रहा है। अब बिजली के सारी समस्या खत्म हो गई है। अब 24 घंटा ही बिजली रहती है। सुव्यवस्था योजना का शुभारंभ किया है और साथ में जो उन्होंने और कई परियोजनाएं ग्रीन एनर्जी रूफटॉप के दृष्टि से देश को उन्होंने कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया है। उसके लिए आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हम सब यहाँ काशी के उनके ही प्रिय संसदीय क्षेत्र बाबा भोलेनाथ की नगरी से अभिनंदन प्रदान करते हैं। और ऐसे यशस्वी विश्वप्रिय नेता का जो आज अमृत महोत्सव वर्ष में 2047 में दुनिया का सबसे बड़ा पावर सेक्टर भारत बने, उसकी कल्पना, उसका रेखाचित्र, उसके लिए तैयारियां और वह सभी भारतवासियों के हित की सोचते हुए जो कदम उठा रहे हैं, वह ऊर्जा क्षेत्र में भारत सहित दुनिया में भारत को बहुत आगे ले जाएगा। शनिवार को कैंट स्टेशन पर प्रस्तावित टर्मिनल स्टेशन की भूमि का स्थलीय मुआयना मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने किया।
केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना रोपवे को रफ्तार देने पहुंचे मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने शनिवार को कैंट स्टेशन पर प्रस्तावित टर्मिनल स्टेशन की भूमि का स्थलीय मुआयना किया। साथ मौजूद रेलवे बोर्ड के सदस्य सुधांशु शर्मा के साथ उन्होंने मुख्य परिसर स्थित यात्री आश्रय गृह के समीप चिन्हित भूमि का जायजा लिया। रेल अफसरों ने मुख्य सचिव को विकल्प के तौर पर आरएमएस कॉलोनी और ऑटो रिक्शा प्रीपेड स्टैंड का नाम भी सुझाया। इसके पूर्व मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने स्टेशन निदेशक कार्यालय में रेल अधिकारियों के साथ परियोजना के बाबत चर्चा की, जहां फ्लाईओवर से रोपवे की ऊंचाई के हिसाब से बेस तैयार करने पर मंथन हुआ। करीब 25 मिनट तक मौका मुआयना के बाद मुख्य सचिव सर्किट हाउस के लिए प्रस्थान कर गए, जहां रेल और जिला प्रशासन के साथ बैठक हुई। इस मौके पर उत्तर रेलवे के डीआरएम सुरेश कुमार सप्रा, एडीआरएम वाराणसी लालजी चौधरी, निदेशक आनंद मोहन, वीडीए उपाध्यक्ष ईशा दूहन सहित अन्य लोग मौजूद थे। वाराणसी पहुंचे बीजेपी सांसद बीपी सरोज ने सुबह सपा और सपा दोनों पार्टियों को एक ही पार्टी बताया। शनिवार को वाराणसी पहुंचे बीजेपी सांसद बीपी सरोज ने सुबह सपा और सपा के बीच चल रही दरार पर कहा कि दोनों एक ही हैं और दोनों का आपस में तालमेल है, उस पर हम कोई वक्तव्य नहीं देंगे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के विवादित बयान पर बीजेपी सांसद ने कहा कि यह निंदनीय है और अब तक जितने भी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, आज तक किसी नेता ने ऐसा अशोभनीय बयान नहीं दिया है। सोनिया गांधी से ईडी द्वारा की जा रही पूछताछ पर कांग्रेस जनों के विरोध दर्ज कराने के मामले पर बीजेपी सांसद ने कहा कि ईडी अपना काम कर रही है, यदि वे गलत हैं तो धरना प्रदर्शन करके कोई नहीं बच सकता है। कानून अपना काम कर रहा है और कानून के दायरे में जो भी आएंगे वो निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई होगी। यह मोदी सरकार है, इसमें कोई विरोध प्रदर्शन करके नहीं बच सकता। निंदनीय है, ये निंदनीय है, ऐसे शब्द उनको शोभा नहीं देता है और एक पार्टी के बड़े नेता हैं, सांसद हैं, माननीय सांसद हैं, तो ऐसा जो है शोभनीय जो उन्होंने वर्ड यूज किया है, मैं समझता हूं कि इतिहास में ऐसा जितनी बार हमारे महामहिम राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं, ऐसा किसी भी व्यक्ति ने ऐसी टिप्पणी नहीं किया है जो अभी कांग्रेस के मेन भाई अधीर रंजन जी ने दिया। अगर हम अभी बात करें कि लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी लगातार पूछ रही है और जगह जगह देखा जाए तो प्रदेश में जो है ना कांग्रेसी जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अगर कोई इस ढंग से धरना प्रदर्शन कर रहा है, ईडी अपना काम कर रही है, वो जांच के दायरे में अगर आते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, कानून अपना काम करेगा। प्रदर्शन से कोई थोड़ी न बच सकता है। अगर कहीं कानून के दायरे में आएंगे, ईडी पूछताछ कर रही है तो निश्चित तौर पर जो है कार्रवाई होगी। और धरना प्रदर्शन करके सोचें कि मैं एक कार्रवाई से बच जाऊं, तो ये मोदी सरकार है, नहीं बचेंगे। बुजुर्गों और कम पढ़े लिखों के साथ एटीएम बदलकर जालसाजी करने वाले 2 जालसाजों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बुजुर्गों और कम पढ़े लिखों के साथ एटीएम में पैसा निकालने के बहाने जालसाजी कर एटीएम बदलकर गाढ़ी कमाई पर हाथ मारने वाले 2 जालसाजों को वाराणसी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अंतरप्रांतीय अपराधियों के पास से 36 एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस पकड़े गए अपराधियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेजने की तैयारी कर रही है। इनके पास से 25,000 रुपया नकद भी बरामद हुआ है। इस संबंध में डीसीपी वरुणा जोन आरती सिंह ने बताया कि पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश द्वारा अपराध व अपराधियों तथा घटनाओं के अनावरण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ एवं प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार यादव मय हमरा पूर्व में एटीएम कार्ड बदलकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्त गण का सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से चिन्हित कर घटना के अनावरण करने के लिए प्रयास किया जा रहा था। इस दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एटीएम बदलकर घटना करने वाले 3 लोग अपाचे मोटरसाइकिल से रिंग रोड अंडर बाईपास पुलिया के पास आ रहे हैं। यदि जल्दी किया जाए तो उनको पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास करके थाना लालपुर पुलिस ने रिंग रोड आजमगढ़ अंडर बाईपास पुल के पास से 2 शातिर अपराधी सत्येंद्र कुमार निवासी भोपालपुर उमरी कला थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ व राहुल कुमार निवासी भोपालपुर उमरी कला थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार कर लिया।
नमामि गंगे व श्वेता कॉन्वेंट स्कूल द्वारा पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शनिवार को नमामि गंगे व श्वेता कॉन्वेंट स्कूल पीली कोठी के संयुक्त तत्वावधान में पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। श्वेता कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति सभी की जिम्मेदारी का संदेश देकर सार्थक चर्चा की। बच्चों के बीच पर्यावरण से संबंधित प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई। इस दौरान स्कूल के बच्चों ने शपथ ली कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति सभी को जागरूक करेंगे। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने पौधे लगाने और उनके संरक्षण की चिंता करने, सिंगल यूज प्लास्टिक की हानियां, जल संरक्षण के उपाय व गंगा किनारे की स्वच्छता के लिए बताकर लोगों को जागरूक किया। श्वेता कॉन्वेंट स्कूल की निदेशक बीना जायसवाल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हम सभी का उत्तरदायित्व है। हमारा यह प्रयास है कि बच्चों के माध्यम से आने वाली पीढ़ियां पर्यावरण संरक्षण के लिए संगठित हों। विद्यालय के गांधी हाउस पर्यावरण संरक्षण पर आयोजित डिबेट में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे महानगरस्था संयोजक बीना गुप्ता, प्रधानाचार्य धीरेन्द्र पांडे, शाहिद शिवानी व स्कूल के शिक्षक एवं विद्यार्थी शामिल थे। बीएचयू के वास्तुकला योजना एवं अभिकल्प विभाग द्वारा री इमेजिनिंग अर्बन रिफ्ट पर 2 दिवसीय थीसिस प्रतियोगिता के सीजन 2 का फाइनल आयोजित हुआ। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित वास्तुकला योजना एवं अभिकल्प विभाग के तत्वावधान में शुक्रवार को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG द्वारा आयोजित री इमेजिनिंग अर्बन रिवर पर 2 दिवसीय थीसिस प्रतियोगिता के सीजन 2 का फाइनल आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने छात्रों द्वारा प्रस्तुतियों के बाद स्नातक और परास्नातक श्रेणी में क्रमशः 3 विजेताओं को सम्मानित किया। इसमें स्नातक श्रेणी में योजना तथा वास्तुकला विद्यालय दिल्ली के रूपल श्रीवास्तव को प्रथम, योजना तथा वास्तुकला विद्यालय भोपाल के उज्जवल सिंह को द्वितीय और तृतीय स्थान पर संयुक्त रूप से डॉक्टर भानुबेन नानावती कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर पुणे की मोहिनी विकास भोसेकर और NIT श्रीनगर के मुबशीर अर्शीद को मिला। वहीं परास्नातक श्रेणी में NIT कालीकट की अरुणिमा केटी को प्रथम, IIT खड़गपुर की करपागवल्ली S को द्वितीय और योजना एवं वास्तुकला विद्यालय दिल्ली की साक्षी सिंह को तृतीय पुरस्कार मिला। 2 दिनों के निर्णायक मंडल के सदस्यों को वाराणसी के कमिश्नर दीपक अग्रवाल द्वारा सम्मानित किया गया और प्रतियोगिता में शामिल सभी 20 छात्रों को IIT BHU के निदेशक प्रोफेसर प्रमोद कुमार जैन और NIUA के निदेशक हितेश वैद्य ने प्रमाण पत्र वितरित किया। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने शहरी जल निकायों को फिर से कल्पना करने के महत्व पर जोर दिया और छात्र थीसिस प्रतियोगिता के तीसरे सत्र को शहरी जल निकायों की पुनरुकल्पना पर होने का आह्वान किया। उन्होंने आजीविका, मनोरंजन, पर्यटन के लिए संभावित शहरी जल निकायों को फिर से दोहराया। इससे पहले समारोह की शुरुआत मुख्य अतिथियों द्वारा पुष्पमालाओं के साथ संस्थान के संस्थापक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय को दीप प्रज्वलित करने और उनका सम्मान करने के साथ हुई। नमामि गंगे के साथ मिलकर के कई सारी बातें शुरू की। पहला शुरू किया था उसमें एक री इमेजिनिंग अर्बन रिवर्स, यानी कैसे हम जो शहरों में जो नदी है उसके बारे में एक नया क्या हमारा परिदृश्य हो सकता है, कैसे सोच सकते हैं कि वो जो नदियां हैं उससे पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था बदल सकती है, उससे वहाँ का पानी का जो व्यवस्था, बहुत सारी चीज़ें बदलाव हो सकता है और उसमें हम कैसे यूथ को जोड़ें। तो इसके ऊपर एक थीसिस कंपटीशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के माध्यम से किया गया, जो कि आज आप यहाँ पे देखें और आज पूरे देश भर से तमाम सारे शहरों से, तमाम सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस से, अर्बन एंड आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग कॉलेजेस से वहाँ के बच्चों ने इसमें भाग लिया और उन्होंने अपने यहाँ जो नदियाँ हैं उनके बारे में कि क्या क्या संभावना है, क्या हम कर सकते हैं, इसके बारे में रिसर्च करके अपने थीसिस प्रेजेंट किए, जिसमें अंडर ग्रेजुएट के 3 और पोस्ट ग्रेजुएट के 6 लोगों को इस प्रकार से पुरस्कार दिया गया। जो लास्ट फाइनलिस्ट 20-25 थे उन बच्चों को भी यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया और उन्होंने देखा यहाँ पे कि बनारस अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है, किस प्रकार से नदी से इतनी सारी नई नई संभावनाएं हो सकती। आप सबने देखा होगा पिछले 8 साल में जैसे गंगा नदी के किनारे, उसके तट पे उसके जो हमारे घाट है या पानी है, वो कितना ज़्यादा परिवर्तन हुआ। उससे पूरे हमारे बनारस में सैलानियों का, यहाँ पे तीर्थयात्रियों का, यहाँ के जो लोग उनकी कितना सारे संख्या में वृद्धि हुआ है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अर्थव्यवस्था में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ।
वाराणसी लाइव, सच के साथ। शिक्षित महिला, समृद्ध समाज, आधुनिक शिक्षा, भारतीय सभ्यता, यही है पहचान धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज की। NAC एक्रीडिटेड, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध। Admission open for BBA, BCA, BA, BCom, BSc, BFA, BMUS, BTC, DLED and B.Ed, BPEd, Bachelor of Library Science, BA, Mass-Com and MA, MCom and MFA. Wi-Fi equipped, rich library, state-of-the-art computer lab. Our 10 gold medalists and merit holders of the university, NCC, safe transportation. For more details, contact Dhirendra Mahila PG College, Karmajitpur, Sundarpur, Varanasi. PMC Hospital, Habitat for Humanity। डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया के दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से PMC हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 2008 से PMC हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। PMC हॉस्पिटल बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियोनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है। PMC हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित OPD की सुविधा देता है। इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई ICU, ICCU की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर PMC हॉस्पिटल रविंद्रपुरी, वाराणसी। PMC हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड एवं ISO तथा QCI द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष OPD की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को OPD की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं। PMC हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, रविंद्रपुरी एक्सटेंशन बिहाइंड दुर्गा कुंड, वाराणसी। हेल्पलाइन नंबर 0542 2310 और कॉल 8808960005 और 8417 We know how to shine, we know how to rise. We are nurtured with the best, having fun and some rest. We are learning today, we will lead tomorrow. We are choosing our way, we're learning and play. We are creative, that is our motive. We are RS World School. We are creative, that is our motive. We are RS World School, RS World School. We just don't believe in learning, we believe in creative learning. We are RS World School. Learn today, lead tomorrow. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव, वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 31 जुलाई को प्रेमचंद जयंती है, लेकिन लम्ही को आज भी इंतजार है सरकारी घोषणाओं के पूरा होने का। भारतीय हिंदी साहित्य की जब जब चर्चा होगी तब तब मुंशी प्रेमचंद का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। पिछली कई पीढ़ियां प्रेमचंद की कहानियों व उपन्यासों को पढ़कर बड़ी हुई हैं। ईदगाह, कफन, गुल्ली डंडा, शतरंज के खिलाड़ी को भला कौन भूल सकता है। लेकिन दुर्भाग्य कि प्रेमचंद का साहित्य पढ़कर सरकारी ओहदों पर काबिज बड़े अधिकारी व नेता इस महान साहित्यकार को भूल गए। वाराणसी के लम्ही में प्रेमचंद का घर उपेक्षित पड़ा है। सरकार ने तमाम घोषणाएं की, लेकिन आज तक एक भी पूरी नहीं हुई।
31 जुलाई को प्रेमचंद की जयंती है। जाहिर सी बात है कि इस साल भी कई साहित्यिक गोष्ठियां होंगी। कुछ लोग लम्ही का भी रुख करेंगे, लेकिन यह सारी कवायद सिर्फ खाना पूर्ति के अलावा कुछ नहीं होगा। दशकों से लम्ही के विकास की घोषणाएं होती रही, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हुआ। इस सारे हालात पर प्रेमचंद के परिवार से जुड़े दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव अत्यंत व्यथित होकर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। देखिए, प्रशासन अगर ध्यान देता तो ये स्थिति न होती है। प्रशासन का हर साल बयान आता है कि लम्हे के नाम पर ये होगा, लम्हे के नाम पर वो होगा, कहीं कुछ नहीं होता है। और मैं उसका जवाब देते देते लोगों आम जनता से किया, भाई आपके यहाँ क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं हो रहा, पूरा बर्बाद हो गया कि क्या रहा है, मैं ये कहता हूँ। लेकिन अखबार के पन्नों में अगर पढ़िएगा तो प्रेमचंद जी के राष्ट्रीय स्मारक बन रहा है, तो प्रेमचंद जी का ये हो रहा है। 2005 में जयपाल रेड्डी जी ने राष्ट्रीय स्मारक की घोषणा किया, आज तक राष्ट्रीय स्मारक नहीं बन पाया। हेरिटेज विलेज 2011 में 2016 में मैंने प्रयास किया, नहीं बन पाया। सारा भूमाफिया लोग लम्ही में अरबों खरबों का ज़मीन बंदर बांट करके फर्जी तरीके से सब कब्जा और बिक रहा है। मकान के सारे पंखे, सारे बिजली के बोर्ड गायब हैं और दरवाजे में दीमक लग रहे हैं, दरवाजे टूट के गिर रहे हैं। क्या गांव का प्रधान या प्रशासन कभी इस पर ध्यान नहीं दिया? प्रधान से क्या लेना देना, उससे प्रधान से कोई मतलब नहीं। ये सांस्कृतिक विभाग के जिम्मे है और सांस्कृतिक विभाग का दायित्व बनता है उत्तर प्रदेश का। जबकि इस संबंध में मैं प्रमुख सचिव आलोक रंजन को 2 बार एप्लीकेशन दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। केवल उनका आ गया जवाब कि पत्रांक संख्या फला से कल्चर सेक्रेटरी को भेज दिया गया है। और के बगल में ही पोखरा बनाया गया है, सुंदरीकरण किया गया है, लेकिन देखा जाए तो वहाँ पे जुआरी और शराबियों का अड्डा है। आज जुआ खेला जा रहा है, शराब पिया जा रहा है। देखिए, वो सरोवर जो है मैं इतना बढ़िया बनवाया था, चारों तरफ से रेलिंग लगवाया था, जाली लगवाया था, हेज लगवाया था, बैठने के लिए झोपड़ पट्टी बढ़िया फर्स्ट क्लास बनवाया था। लेकिन यहाँ का प्रधान 2006 में नरेगा के तहत पैसा खाने के चक्कर में पूरा बर्बाद कर दिया और पूरा झोपड़ी फोपड़ी, यहाँ तक कि गोना का ईंटा ले जा करके अपने मकान का दीवार बनवा लिया, ज़मीन का, फील्ड का। जितना ये पेड़ लगा है वन विभाग द्वारा लगवाया, उसका गोनवा का ईंटवा सब चोरा ले गया, स्ट्रीट लाइट चोरा ले गया। अगर वही प्रधान लायक होता तो ये स्थिति होती। डीएनए एनालिसिस वर्कशॉप के अंतिम दिन बीएचयू में आरएनए सीक्वेंसिंग पर काम करना सिखाया गया। शनिवार को डीएनए एनालिसिस वर्कशॉप के अंतिम दिन बीएचयू में आरएनए सीक्वेंसिंग पर काम करना सिखाया गया। रेडक्लिफ से आई साइंटिस्ट डॉक्टर उपासना बजाज ने बीएचयू के सिलेक्टेड 50 रिसर्चरों को ट्रांसक्रिप्टोमिक करना सिखाया। डेटा इनपुट और आरएनए बेस्ड बीमारियों और वायरस को ट्रैक करने का बेहतर तरीका बताया। साइंटिस्ट डॉक्टर CS अग्रवाल ने पहली बार कोई सीक्वेंस करने की तकनीक बताई। डीएनए रिसर्च के दौरान जब कोई आंकड़ा या रेफरेंस आपके पास न हो तो आप डिनोवो सीक्वेंसिंग के मेथड को अपना सकते हैं। पहले सेशन में शिकागो यूनिवर्सिटी की मानव विकास वैज्ञानिक डॉक्टर मनसा राघवन ने बताया कि मानव विकास प्रक्रिया में पूरे भारत में 3 मुख्य पड़ाव थे। जीन के अध्ययन से यह बात पता चली कि इस पड़ाव की शुरुआत 70,000 वर्ष पहले हुई, फिर 10,000 वर्ष पहले मानव ने कृषि कार्य को खोजा और विभिन्न पशुओं और पौधों को अपने उपयोग के लिए अनुकूलित किया और अंत में 5,000 वर्ष पहले तकनीकी रूप से विकसित हुआ। इन सभी अध्ययन में नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग का उपयोग किया गया, जिसमें हाई रेजोल्यूशन अध्ययन हो पाया। उन्होंने प्राचीन अमेरिका के मानव विकास की प्रक्रिया को समझाते हुए बताया कि यह नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग टेक्निक ही थी, जिसके अध्ययन से पता चला कि भारत के अंडमान से 25,000 वर्ष पहले एक माइग्रेशन अमेरिका में हुआ था। तत्पश्चात बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट लखनऊ के प्राचीन डीएनए के विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज राय ने राखी गढ़ी के ऐतिहासिक डीएनए के एनालिसिस में किए गए नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग अन्वेषण को क्रमबद्ध तरीके से बताया। रेडक्लिफ जेनेटिक्स के डॉक्टर सुयश अग्रवाल ने हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की श्रृंखला में आरएनए सीक्वेंसिंग डेटा को एनालिसिस करने के गुर सिखाए। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को कमांड लाइन से सैंपल का क्वालिटी कंट्रोल और अन्वेषण को एक एक करके समझाया।
अंत में मैक्स प्लैंक जर्मनी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मानवेंद्र सिंह ने बताया कि उनके शोध से पता चला कि मानव जीनोम भी 8% रेट्रोवायरस का बना होता है, जिसका तात्पर्य है कि हम अपने अस्तित्व के साथ ही वायरस से लगातार परस्पर संबंध बनाए हुए हैं। तो डेटा एनालिसिस अलग अलग एनजीएस के डोमेन्स में होता है और इसको एक बहुत अच्छे लेवल पे हम डिजीज़ क्या क्या हो रही हैं उसको हम फाइंड आउट करने में यूज़ कर सकते हैं। बच्चों से यहाँ पे बातचीत करने का मौका मिला। हमने उनको जीनोमिक्स के बारे में समझाया कि कैसे जो नई तकनीक आई है जीनोमिक्स, जो अनुवांशिक रूप से पढ़ने में हम सबको मदद करती है, जो जितने भी बीमारियां हैं जो जन्मजात होती हैं उनके बारे में हम कैसे जान सकते हैं, कैसे इस तकनीक को इस्तेमाल करते हुए उसके बारे में जाना जा सकता है और कैसे भारत को इस तकनीक को अपनाना चाहिए ताकि वो इन सब बीमारियों के बारे में पता लगा सके और साथ ही साथ इसमें जितने भी कंप्यूटर की पावर है उसका इस्तेमाल कर सकें। सनातन रक्षक सेवा द्वारा वाराणसी में जिला एवं महानगर इकाई का गठन किया गया। लंका क्षेत्र में सनातन रक्षक सेवा के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सनातन रक्षक सेवा द्वारा जिला और महानगर इकाई का गठन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सनातन रक्षक सेवा के प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा चंद्रप्रकाश सिंह थे। इस दौरान चंद्रप्रकाश सिंह ने बताया कि आज सनातन धर्म पर कुठाराघात हो रहा है, जिसकी रक्षा के लिए सनातन धर्मावलंबियों को एक होना पड़ेगा, तभी सनातन धर्म की रक्षा हो पाएगी। कार्यक्रम के दौरान संगठन के द्वारा लोगों को प्रमाण पत्र दिया गया तथा लोगों को संगठन के प्रति एक जिम्मेदारी भी दी गई। कार्यक्रम के दौरान नवीन पांडे को जिलाध्यक्ष, सूरज गुप्ता को महानगर अध्यक्ष, कार्तिक भारद्वाज को जिला महासचिव, अजय अग्रहरी को महानगर महासचिव तथा सिद्धार्थ सिंह को महानगर उपाध्यक्ष बनाया गया। कि हमें अपने धर्म के लिए एकजुट होना होगा, ढेर सारी सेनाएं बनानी होगी, तभी हम अपने धर्म के लिए लड़ सकते हैं। नहीं तो अगर जातिवाद और ऊंच नीच के राजनीति में फंसे रहेंगे तो हमारा धर्म आगे चल के क्रमशः जो शाश्वत धर्म सनातन धर्म कहा गया है, जिसकी कभी अंत नहीं होगी, वो भी एक न एक दिन अंत की कगार पे पहुंच जाएगा। फोटोग्राफर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश वाराणसी द्वारा वर्ल्ड फोटोग्राफी माह के अंतर्गत श्री कृष्ण जन्माष्टमी थीम पर फोटोशूट कार्यक्रम आयोजित किया गया। फोटोग्राफर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश वाराणसी द्वारा आयोजित वर्ल्ड फोटोग्राफी माह के कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत बीएचयू के दृश्य कला संकाय में श्री कृष्ण जन्माष्टमी थीम पर फोटोशूट का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत फोटोग्राफर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष गणेश शर्मा ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय दृश्य कला संकाय के डीन प्रोफेसर हीरालाल प्रजापति को माल्यार्पण व अंग वस्त्रम देकर आभार व्यक्त किया। तत्पश्चात प्रोफेसर हीरालाल प्रजापति ने हमारे मॉडल सूरज मिश्रा, अंजलि रोजी एवं मेकअप आर्टिस्ट दिलखुश सिंह को अंग वस्त्रम व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। तत्पश्चात प्रोफेसर हीरालाल ने राधा के स्वरूप का पहला फोटो खींचकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के अंत में ग्रुप फोटो के बाद गणेश शर्मा ने कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी फोटोग्राफरों, छात्र छात्राओं व पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया। विश्व में 1987 के बाद पहली बार मनाया जा रहा है और हम लोग अभी तक 8 प्रोग्राम कर चुके हैं और 8 प्रोग्राम हम 19 अगस्त तक और करेंगे। और उसी प्रोग्राम के सिलसिले में आज हमारा कृष्ण जन्माष्टमी थीम फोटोशूट का आयोजन किया गया है। 19 अगस्त 2022 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और विश्व फोटोग्राफी दिवस दोनों एक साथ है, तो हम उस दिन सेलिब्रेट करने के लिए आज ही मना रहे हैं ताकि हमारे पास डाटा हो, हमारे पास जो इमेज हो, ताकि उस दिन हम जन्माष्टमी सेलिब्रेशन कर सकें, हम विश कर सकें लोगों को। डबल किंग इंडस्ट्रीज एलएलपी का एनुअल डीलर मीट्स का आयोजन हुआ। डबल किंग इंडस्ट्रीज एलएलपी गाजियाबाद ने शनिवार को काशी में प्रेस कॉन्फ्रेंस एवं एनुअल डीलर मीट्स का भव्य आयोजन किया। डबल किंग इंडस्ट्रीज एलएलपी इलेक्ट्रिक एप्लायंसेज एवं कूलर की अग्रणी निर्माता कंपनी है, जो विगत 30 वर्षों से एमओएसएस एवं डबल किंग ब्रांड से पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड एवं राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाजार में भरोसे एवं गुणवत्ता का प्रतीक बनी हुई है। इस अवसर पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कंपनी के जनरल मैनेजर मनोहर झा ने बताया कि 30 वर्ष पूर्व एसी, डीसी एवं कूलर मोटर के छोटे से कारखाने से शुरुआत करते हुए आज ओएसिस ब्रांड कूलर, एग्जॉस्ट फैन, सीलिंग फैन एवं इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज मैन्युफैक्चरिंग की अग्रणी कंपनियों में प्रमुख नाम है, जिनकी 2 निर्माता यूनिट मेरठ रोड इंडस्ट्रियल एरिया गाजियाबाद में स्थित हैं, जिसमें प्रमुखता से 9 इंच, 12 इंच, 16 इंच, 18 इंच एवं टावर कूलर, एग्जॉस्ट, सीलिंग फैन, रूम हीटर, गीजर, इमर्शन रॉड, मिक्सी, कूलर पंप इत्यादि का निर्माण किया जाता है।
उन्होंने बताया कि इस वर्ष कूलर के 2 एक्सक्लूसिव मॉडल एवं गीजर की संपूर्ण रेंज कंपनी बाजार में लेकर आने वाली है। इस अवसर पर कंपनी के एमडी मनीष सिन्हा ने सभी डिस्ट्रीब्यूटर को शील्ड से नवाजा। एनुअल डीलर मीट में उपस्थित बरोट के डिस्ट्रीब्यूटर जीन कलेक्शन के उमेश जायसवाल ने कंपनी के एमडी मनीष सिन्हा एवं कंपनी के सीएमडी संजय सिन्हा को पहचान चिन्ह एवं शॉल देकर उनका आभार प्रकट किया। मेरे पास इस समय कुल मिला के 17 रेंज के कूलर हम बना रहे हैं। मिनिमम हमारी रेंज शुरू होती है 9 इंच से। 9 इंची है, 12 इंची है, 16 इंची है, 18 इंची है, 20 इंची है। उसके बाद टावर रेंज आ जाते हैं। टावर में भी हमारे पास 18 इंची होती है, 17 इंची होती है, 20 इंची होती है और 25 इंची होती है। इस तरह के हमारे पास नंबर ऑफ़ द कूलर्स बनाने की वैरायटीज़ हम इस समय लॉन्च कर चुके हैं और इस समय जनता को देखते हुए कम रेट में क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो कि जनता नाम से ही कूलर बना रहे हैं। उसका रेट मिनिमम 1700 से लेके 2000 तक के रेंज का होगा, जो कि हमारे काशी धरती के व्यापारियों के लिए, हमारे जो यहाँ उद्योग हम डालेंगे, जो हम काम करेंगे, उसमें हमारे कम वर्ग के जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको एक कारोबार भी मिलेगा, काम करने का एक लक्ष्य भी मिलेगा। इसको देखते हुए हमारे जो खन्ना जी हैं, जिनको मैंने डिस्ट्रीब्यूटर बनाया है, और एक सेमी वो है अभी जायसवाल जी हैं, उनको भी हमने, विजय जायसवाल जी मलदैया पे इनका शोरूम है, इनको भी हमने सेमी डिस्ट्रीब्यूटर बनाया है। ये 2 जने मिलके हम चाहेंगे कि इस बार यूपी में पूरा अपना एक अच्छा अहम कब्जा बनाने की कोशिश करेंगे। टारगेट क्या रखा है सर? ओवरऑल बात की जाए तो टारगेट से क्या? 70 से 75 हज़ार का टारगेट रखा है। 5,000 जी। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।